नमस्कार। इस वीडियो में हम राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित एकांकी उत्सर्ग की समीक्षा को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्सर्ग एकांकी का कथानक वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंध कथानक का आभास भर देता है। इसे राम कुमार वर्मा के वैज्ञानिक नाटकों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। यह एकांकी एक सफल वैज्ञानिक की कहानी जरूर कहता है, पर उसके माध्यम से जीवन में प्रेम की उपेक्षा, दायित्व बोध का नकार यहाँ उद्घाटित किया गया है। इसी तरह यहाँ वैज्ञानिक आविष्कार केंद्र में नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर एक काल्पनिक यंत्र का आविष्कार है। इसी तरह ठोस सत्य और तथ्यात्मकता के अभाव में काल्पनिक स्थितियों के चयन से जीवन में आहत की गई एक भावना के मूल सुधार का प्रयास उत्सर्ग एकांकी का मूल है। कहा जा सकता है कि विज्ञान के क्लेवर में यह जीवन के दर्शन को प्रमुखता से उद्घाटित करने वाला एकांकी नाटक है। मृत्यु का रहस्य खोज लेने वाले वैज्ञानिक की कथा। एक अंक में एक ही दृश्य की योजना वाले इस एकांकी का केंद्रीय पात्र शेखर है। उसने जीवन को साधना में लीन कर श्रम के आधार पर एक एपरेटस बनाया है। इसमें शेखर के जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष लगे हैं। कई वैज्ञानिक अनुसंधानों के बाद उसने अपने प्रयोग में न केवल सफलता पाई, बल्कि इसे एक अभूतपूर्व सफलता कहना उचित होगा, जो आज तक किसी को नहीं मिली। शेखर ने मृत्यु का रहस्य खोज लिया है। वह दुनिया के समक्ष मृत्यु के पूरे रहस्य संसार को उजागर कर देने की प्रबल इच्छा रखता है। अपनी इस खोज के विषय में उसका मानना है कि मेरी खोज एक दीप्त स्तंभ होगी, जो भटकती हुई आत्माओं को जीवन नौका का पथ प्रदर्शन करेगी। शेखर की यह खोज स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलगाने और आत्मा के अनेक रहस्य जानने के क्रम में उनसे जीवित मनुष्यों के संवाद का रास्ता तैयार करती है। एकांकी के आरंभ में ही सर्दियों के एक दिन अपने अध्ययन कक्ष में अपने एपरेटस के साथ 40 वर्षीय वैज्ञानिक शेखर अपने 25 वर्षीय असिस्टेंट विनय से संवादरत है। विनय ने उसके साथ शोध में सहयोग किया है। फिर भी एकांकी के आरंभ में वह इस शोध के प्रति अपनी तमाम जिज्ञासाएं व्यक्त करता है, खासकर स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर के विषय में। शेखर सूक्ष्म शरीर को आकाश की संज्ञा देता है और विनय गदगद की मुद्रा में उसे दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक घोषित करता है। उसकी खोज के विषय में भी सभी लोग जानने सुनने को उत्सुक हैं। अपनी शोध के नवीनतम पक्ष को भी वह विनय से साझा करता है कि स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से अलगाकर दोनों को जोड़ने और मरे हुए व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को एक आधार दे सकना कैसे संभव है। यही उसकी नवीनतम शोध है, जिसके बारे में वह विनय को बतलाता है। शेखर कहता है कि जो हो, मैंने मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश की है। जीवन का आदर्श यही है कि जीवन के उस पार देखा जाए। मृत्यु तो सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार है। मन शरीर से अलग होकर भी कार्य कर सकता है और शरीर के नष्ट होने पर भी वह गतिशील है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि यदि मैं कहूँ मृत्यु में पीड़ा नहीं होती है। मृत्यु तो जीवन का एक मोड़ है। जिस प्रकार एक चौड़ा रास्ता जंगल में कहीं पगडंडी होकर छिप जाता है और हमें नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीवन पथ भी रहस्य के वन में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर का निखरा हुआ रूप है। जैसे सूर्यमंडल से दिन फैला हुआ है, उसी प्रकार शरीर में यह स्थूल शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर हमसे वैसे ही जुड़ा है जैसे रात्रि के अंतिम प्रहर में दिन। आज का विज्ञान सिर्फ मैटर की खोज करता है, रिस्पिरिट की नहीं। मैंने रिस्पिरिट की खोज की है। इस प्रकार आरंभ से ही यह एकांकी शेखर की महान खोज के ब्यौरे पाठक और दर्शकों को देने के क्रम में उसकी महानता को उजागर करता है। एक अभूतपूर्व खोज की बात यहाँ आती है। रहस्य और जिज्ञासा के तत्वों के साथ यह एकांकी पाठक की चेतना पर प्रभाव डालता है। हालांकि शुरुआत में शरीर और आत्मा के दर्शन, विज्ञान की खोज, भाषा की गूढ़ता के चलते एकांकी गति की दृष्टि से मंथर और क्लेवर की गति से अभाव का विन्यास पाठक दर्शक अनुभव कर सकता है।
हम इस एकांकी में कल्पना का संसार और रोमांच की सृष्टि को देखते हैं। उत्सर्ग एकांकी में नाटककार ने एक काल्पनिक विज्ञान अनुसंधान के जरिए कृत आत्माओं से जीवित संवाद की युक्ति बिठाई है। यह अब तक की वैज्ञानिक शोधों में सबसे अनूठा है और व्यक्ति के सूक्ष्म को जीवित रखने वाला शोध है। यह ऐसा प्रयोग है कि पहले विनय और बाद में मंजुल के साथ हुए संवाद और स्थितियों में पाठकीय दिलचस्पी भी बढ़ती चली जाती है। इस तरह एकांकी का कथानक रोचकता लिए हुए है। मंच पर इस एकांकी की परिकल्पना आरंभ से ही रोमांच की सृष्टि करती है। एक लंबे रंग संकेत से एकांकी का आरंभ होता है। इस रहस्य, रोमांच और कल्पना के साथ शोध का बौद्धिक विवेचन भी यहाँ किया गया है। मंजुल शेखर विनय के संवाद उसके प्रमाण हैं। एपरेटस की विलक्षण विशेषताओं को बताते हुए शेखर इस रोमांच को और भी बढ़ा देता है। शेखर कहता है कि बहुत कुछ इसी तरह, लेकिन अपने एपरेटस में मैंने उन्हें ऐसा रूप दिया है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि वो मरे हुए हैं या जिंदा है। ऐसा मालूम होता है कि वे हमारे प्रतिदिन के मिलने वालों में से ही हैं। मंजुल फिर आश्चर्य से कहती है, संभव हो सकता है। अच्छा, देखने में कुछ अंतर नहीं मालूम होता। यह कैसे? शेखर कहता है, यही तो मेरी खोज है। फिर मंजुल कहती हैं, ओह, बड़ी विचित्र खोज है। आपने मेरी उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। एकांकी में एक घटनाक्रम व्यापार इसकी समूची दिशा बदल देता है। यह है शेखर की अनुपस्थिति में मंजुल का एपरेटस की कार्यप्रणाली के बारे में सेवक सुधीर से पूछना और उसका स्थानीय बोली में जवाब देना भी एकांकी की रोचकता को बढ़ाता है। मंजुल का एपरेटस को चालू करना, सितार के तार छेड़ना और अचानक छाया देवी का आना पहले तो सहज ही लगता है, पर शेखर के वापस आने और छाया देवी मंजुल संवाद को जानने पर एक रहस्य उद्घटित होता है। छाया देवी 2 माह पहले गुजर गई हैं। यह पाठक दर्शक दोनों के लिए एक रोमांचकारी स्थिति है। मंजुल सत्य जानकर हैरान होती है। वह मृत्यु छाया के आने का कारण पिता से पूछती है तो जवाब मिलता है। शेखर एपरेटस की ओर संकेत करते हुए कहता है कि इसी एपरेटस के सहारे यह जो हरा बल्ब है, यह प्रेत आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। इसी में खींचकर छाया देवी का सूक्ष्म शरीर आया और मेरे एपरेटस ने उन्हें मनुष्य का आकार दिया। फिर प्रेत आत्माओं को संगीत अच्छा लगता है। तुम्हारे सितार को सुनकर वे सीधे कमरे में चली आईं। यह रोमांच एक अप्रिय स्थिति से और भी बढ़ जाता है जब शेखर को पता चलता है कि छाया की प्रेतात्मा 4 महीने बाद मंजुल को अपने संग ऋषिकेश ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। एकांकी का रोमांच यहाँ से करुण रस की ओर बढ़ता है। मंजुल मरना नहीं चाहती और शेखर तो वह जानकर बेहद आहत होता है। यही नहीं, वह अपने प्रयोग को भी व्यर्थ घोषित करता है जो उसकी बेटी की मृत्यु का कारण बनेगा। मंजुल के बेहोश होने पर छाया की आत्मा को दोबारा बुलाने के शेखर के प्रयास से फिर एक बार जादुई लोक और रोमांच की सृष्टि होती है। अब हम इस एकांकी में वैज्ञानिक शेखर के अंदर के पिता के भाव को देखते हैं। उत्सर्ग एकांकी में शेखर का व्यक्तित्व वर्तमान के 2 रूपों में पाठक के समक्ष खुलता है। एक रूप उसके वैज्ञानिक होने का है तो दूसरा रूप 16 वर्षीय चंचल लड़की मंजुल के पिता होने का। पिता बेटी के संबंध के बहुत निश्चल और कोमल दृश्य एकांकी में रचे गए हैं। यहाँ वात्सल्य भी है। बेटी द्वारा पिता के प्रति आदर और प्रेम होते हुए भी उनके साथ सहज विरोध और उल्लाहनों का विवरण भी मौजूद है। यह दृश्य एकांकीकार ने बड़े मनोयोग से रचा है। शेखर के व्यक्तित्व की कई परतें यहाँ खुलती हैं और उसके भीतर के एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ इंसान से पाठक का साक्षात्कार होता है। मंजुल शेखर के आत्मीय मित्र की बेटी है। मंजुल और उसकी विधवा माँ के जीवन का दायित्व एक आदर्श के साथ शेखर ने उठाया। मित्र की पत्नी अस्वस्थ रहने के चलते पुरी में रहती है।
और मंजुल भी माँ की सेवा में 6 माह बिताकर पिता के पास लौटी हैं। यह सारी सूचनाएं तो एकांकी में मिलती ही हैं, साथ ही एकांकी के इस दीर्घ प्रसंग में पिता पुत्री के बीच एक आत्मीय पक्ष भी खुलते हैं। पिता की महत्वपूर्ण शोध के संदर्भ में बेटी की अनंत जिज्ञासाएं, मरे हुए लोगों से बात करने के प्रसंग में मंजुल के भय, बीच बीच में हास्य के क्षण, बेटी के सुख की प्रार्थना, उसकी अनुपस्थिति में जीवन की एक बड़ी कमी का अनुभव, बेटी के उलाहने, कई जीवंत भावों का मिला जुलापन इस दृश्य में व्यक्त होता है। मंजुल का पिता प्रेम ही नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता और हास्य भी यहाँ सामने आता है। मृत्यु के रहस्य रोमांच के बीच एक छोटी सी घटना मंच पर हास्य प्रस्तुत करती है। मंजुल हंसते हुए कहती है, आपने सूट तो पहन रखा है लेकिन मोजे तो पहने ही नहीं। शेखर लज्जित स्वर में अपना पैंट ऊपर उठाते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया, सब बातें भूल जाता हूँ, खैर यूं ही चला जाऊँगा। फिर कुछ सोच कर कहता है, अच्छा लाओ पहन लूँ। मंजुल कहती है, आपने कहाँ रख दिए हैं? शेखर कहता है, देख लो, यहीं होंगे कहीं मेज या कुर्सी पर। फिर मंजुल कहती हैं, मेज या कुर्सी पर? घर में बहुत सी खूंटियाँ तो है, या फिर वार्डरोब में रख दिया कीजिए। शेखर कहता है, अब रख दिया करूँगा, अभी तो यहीं देख लो। मंजुल कहती है, देखती हूँ, और मंजुल कुर्सी के गद्दे हटाकर टेबल के कागज़ समेट कर देखती है। शेखर कहता है, जाने कहाँ रख दिए। चारों ओर दृष्टि फेरते हुए कभी अपना सिर खुजलाता है, कभी कमर पर हाथ रखते हुए एकाएक चौंक कर, अरे ये तो यहाँ मेरे कोट के जेब में है। कमर पर हाथ रखा तो जेब में कुछ मालूम हुआ। निकालते हुए ये है मोजे, फटे हुए मोजे निकालते हैं। मंजुल कहती है, वाह कितनी अच्छी जगह है मोजे रखने की। आपका कोट तो एक चलता फिरता वार्डरोब है। शेखर कहता है, भूल जाता हूँ मंजुल, काम के ध्यान में मैं अपने आप को भूल गया हूँ। मंजुल कहती है, पिताजी मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि वैज्ञानिक महोदय ने कोट के ऊपर कमीज पहन लिया था। शेखर अपनी ओर देखते हुए कहता है, मैंने तो ठीक पहना है। नहीं, मेरा कोट ठीक है। कोट के बटन खोलकर और कोट के नीचे यह कमीज है यह बताता है। मंजुल हंसती हुई कहती है, नहीं, आपका कोट कमीज तो अपनी जगह पर है, लेकिन लाइए मैं आपको मोजे पहना दूं, कहीं आप भूल से इन्हें पैर के बजाय हाथ में ना पहन ले। शेखर भौहें कसते हुए कहता है, तू मुझे चिढ़ाती है शैतान लड़की, जा मैं पहन लूँगा। डॉक्टर शेखर जूते के ऊपर मोजे पहनने लगते हैं। मंजुल हंसी रोक के, पिताजी मोजे की रगड़ से कहीं जूता फट न जाए। शेखर जूते के ऊपर से मोजा खींचते हुए और तथा अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहता है, ओह मंजुल, मेरे साथ तेरा रहना बहुत ज़रूरी है। जूता उतार कर मोजा पहनते हैं, फिर थोड़ी देर जूते की ओर देखते हैं, जूते को उठाकर बदलते हैं कि कहीं उल्टे तो नहीं पहन रखे हैं, फिर सावधानी से पहन कर जाते हैं। शेखर बोलते हैं, मंजुल थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद शेखर का प्रस्थान होता है। मंजुल डॉक्टर शेखर के जाने की दिशा में देखती हुई कहती हैं, संसार के विद्वान संसार के सबसे सरल आदमी होते हैं। यह पूरा दृश्य रंगमंच की दृष्टि से बेहद सशक्त है। मोजे को ढूंढने की स्थिति से अब तक चला आ रहा खोज संबंधी वर्णन एक्शन में रूपांतरित हो जाता है। इस खोज से एक और नाटकीय स्थिति आकार लेती है। वहाँ शोध में व्यस्त वैज्ञानिकों, दुनिया के विद्वानों का सांसारिक जीवन में अवस्थित रहना हास्य उत्पन्न करता है। रामकुमार वर्मा के एकांकियों में सहज हास्य मिलता है। इस एकांकी में उनके द्वारा हास्य के दो रूप, विनोद और अट्टहास में विनोद को देखा जा सकता है। जहाँ तक एकांकी के पात्रों का प्रश्न है, रामकुमार वर्मा इस संदर्भ में लिखते हैं कि एकांकी नाटकों में पात्र बहुत कम होते हैं, उनकी संख्या 4 या 5 से अधिक नहीं होती। एकांकी नाटकों में पात्र बहुत कम होते हैं।
उनकी संख्या 4 या 5 से अधिक नहीं होती, जिनका संबंध नाटक की घटना में संपूर्णतः होता है। केवल मनोरंजन के उद्देश्य से पात्रों की संख्या में वृद्धि अनपेक्षित ही नहीं, वरना कला की दृष्टि से नाटक के लिए हानिकारक भी है। इस सृष्टि से देखें तो उत्सर्ग एकांकी में 3 मुख्य पात्र हैं, शेखर, मंजुल और छाया देवी। विनय और सेवक सुधीर की भूमिकाएं बेहद संक्षिप्त है और मंजुल की मां एकांकी में सूच्य पात्र है। इस एकांकी में 5 पात्र हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।